बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं वाच टीवी पे राब्ता। और आज इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, और हमारे साथ हमारी मेहमान शख्सियत हैं जनाब डॉक्टर रियासत साहब, CEO रियासत अस्पताल मीरपुर। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की वबा पहले भी हमने बहुत ज़्यादा इसके हवाले से कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन ये अब फिर से सर उठा रही है और फिर से बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। तो आज का हमारा ख़ास तौर पर प्रोग्राम जो है वो कोरोना के हवाले से और उसके साथ दमा के हवाले से, जो क्योंकि आजकल पोलन एलर्जी और दीगर मौसम चेंज हो रहा है, इसके साथ साथ इसके जो सांस के अमराज हैं उसमें खासे लोग मुब्तला हैं। तो उसी हवाले से हम खास तौर पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख ठीक ठाक है। पहले प्रोग्राम्स में हमने माशाल्लाह बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की अपने व्यूवर्स के साथ, और बड़ा अच्छा उसका फीडबैक भी रहा हमारे पास। और मेन चीज़ तो ये है कि ये भी एक तरह का सदका जारी है कि जब अच्छे सेहत के हवाले से अच्छे मैसेजेस लोगों तक पहुँचते हैं तो यकीनन वो जब उनके ऊपर एहतियाती तदाबीर पर ख़ास तौर पर अमल करते हैं तो अपनी सेहत को ज़्यादा बेहतर रख सकते हैं। क्योंकि कोरोना भी चल रहा है यहाँ पर मीरपुर में, तो लॉकडाउन का सिलसिला भी है, और उसके साथ अब दमा की जो अमराज हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इनको आपस में एक तो इनकी तकसीम करना ज़रा मुश्किल होता है, आम बंदे को समझ में नहीं आती है। पहले भी आप अपने प्रोग्राम में सिम्टम्स के हवाले से बात कर चुके हैं, तो मैं फिर आपसे यही चाहूँगा कि आप सबसे पहले हमें सिम्टम्स के हवाले से बताइए कि हम इसमें ये चीज़ कैसे क्लियर कर सकें कि ये किसी को कोरोना है या उसको कोई और नमूनिया है या दमा की प्रॉब्लम है, इन चीज़ों को कैसे देखा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा सवाल है वक्त के लिहाज से। देखें जी, दमा तो वो बीमारी है जिसमें बंदे को सांस अंदर लेने में तकलीफ़ नहीं होती, ठीक है, सांस को बाहर निकालते हुए मुश्किल होती, बंदे को बैठे हुए भी सांस चढ़ता है, जो इसको हम ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। ठीक है। अब ब्रोंकियल अस्थमा में जो ज़ाहिरन बंदे को निशानियाँ होती हैं वो ये है कि जो मरीज़ सांस ले रहा होता है तो वो सांस में उसे तकलीफ़ हो रही होती है और उसकी सांस में सीटियाँ बज रही होती हैं, जैसे ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सही। इस तरह की सीटियों की आवाज़ें आ रही होंगी, जिसे हम मेडिकल के लैंग्वेज में वीज़ कहते हैं, और वो होगा सही, वो दमा होगा। ठीक है। अब दमे की भी आगे फिर दो किस्में हो जाती हैं। एक दमा वो है जो फेफड़ों की नालियां बंद होने से होता है, और दूसरा दमा वो है जिसे हम कार्डियक अस्थमा कहते हैं, ठीक है, जिसमें दिल उतना ऑक्सीजन नहीं पंप कर रहा होता है जितना चाहिए होता है, तो बंदे को सांस फूल रहा होता है। ठीक है। अब जो कार्डियक अस्थमा है उसकी बड़ी निशानी ये होती है कि बैठे हुए नहीं होता, जो ही बंदा चंद कदम चलता है तो चलने पे जो दमा होता है उसको हम कार्डियक अस्थमा कहेंगे। ठीक है। और जो दमा बैठे हुए भी है, चलने पे भी है, और ज़रा तेज चलो तो बढ़ जाए, वो आमतौर पे लंग्स की वजह से होता है, उसे ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। ठीक है। अब आपका सवाल का अगला हिस्सा ये था कि जी जो रूटीन के नमूनियाज आ रहे हैं, जी, ब्रोंकाइटिस आ रहे हैं, दमे आ रहे हैं, और आजकल का जो कोविड नमूनिया आ रहा है, इनमें डिफरेंस या फ़र्क कैसे करें? हाँ जी। तो जो नमूनिया होता है ना उसमें वीज़ नहीं होती, ठीक है, उसमें क्रेफ्ट्स तो हो सकती हैं, यानी जब डॉक्टर छाती को सुनता है तो उसके अंदर डिफरेंट ऐसी सांस की आवाज़ें आएंगी जैसे कोई पानी में हाथ मार रहा हो, तो वो जो शड़प शड़प टाइप आवाज़ आती है उसको हम क्रेफ्ट्स कहते हैं। ठीक है। या अगर बहुत सॉलिड नमूनिया है तो उस एरिया में एयर एंट्री नहीं होगी, फेफड़े में आवाज़ जाने की नहीं होगा। लेकिन इसका सिर्फ यही एक सिम्टम नहीं है, उसके साथ बुखार को भी देखा जाता है, फिर बंदे की ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को देखा जाता है, सही, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे डायग्नोस्टिक हैं, उनकी मदद से हम एक फैसले पे पहुंचते हैं कि ये सादा नमूनिया है या कोरोना का कोविड नमूनिया है, ठीक है, लोबार नमूनिया है, कौन सा है। ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर आगे इलाज शुरू होता है। बिल्कुल ठीक है। ये आपने मतलब एक थोड़ी सी इसकी वजाहत भी दे दी कि इसको किसी हद तक हम लोग घर में भी थोड़ा सा जज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि फिर भी आप डॉक्टर से रुजू करें। देखिए जी, बात यह है कि आजकल के ज़माने में तो सादा सी बात यह है कि अगर किसी बंदे को 1-2 दिन से बुखार है, गला ख़राब है, उसके ज़ुबान के जायके में कोई फ़र्क आ चुका है, ठीक है, या उसे चलते हुए या बैठे हुए सांस फूल रहा है, तो उसे फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है।
ताकि वो अपनी डायग्नोसिस कंप्लीट करवाए और वक्त पे इलाज शुरू करे। बहुत सारे लोग जिनको वक्त पे इलाज हो जाता है तो माशाल्लाह काबिल इलाज मर्ज है। बिल्कुल सही है। काबिल इलाज उस वक्त नहीं रहता है जब आपके फेफड़े उस हद तक ख़राब हो जाएं कि जिस पे दवाई से आगे दुआ का काम शुरू हो गया। बिल्कुल सही बात आपने की। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जैसा कि कोरोना की जो सूरत हाल है, सेकंड वेव और बड़ी अब ये इसमें शिद्दत आती जा रही है, तो इसमें एक तो चले SOPs का ख्याल ना रखना, वो चीज़ तो शामिल थी, लेकिन ये अब वैक्सीन भी आ गया, लेकिन उसके बावजूद अब ये फिर से बढ़ रही है, तो इसकी अब क्या समझते हैं, क्या वजह हो सकती है? देखें जी, वैक्सीन तो पहली बात यह है कि अभी तक वैक्सीन हमारे यहाँ 1% पॉपुलेशन को भी के लिए भी नहीं आई। ठीक है। यानी 22 करोड़ की आबादी है, तो इसमें 22 लाख वायल अगर आए तो 1% बन, और अभी तक 22 लाख वायल नहीं आई, अभी तो बहुत थोड़ी आई है। ठीक है। यानी अभी तक वैक्सीनेशन का जो खेप आई है वो शायद आधे % से भी कम पॉपुलेशन के लिए। ठीक है। इसलिए वैक्सीनेशन पे तो अभी हम वो ट्रस्ट या रिलाय नहीं कर सकते। ठीक है। हमें जो ट्रस्ट करना है, जो रिलाय करना है, वो ये है कि हम एहतियाती तदाबीर करें। मैं जो आज आपके सामने आपके साथ आवाम से बात शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आजकल जो हम केस सारा दिन देखते हैं, एक ही घर के रहने वाले अफराद में से वो लोग जिनके अंदर इम्यूनिटी कम है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यानी जो ऑलरेडी डायबिटिक है या किडनी डिजीज़ में है या पुरानी कोई लंग डिजीज़ है या पुरानी वो जोड़ों की दवाइयाँ खा रहे हैं, मैदे की खा रहे हैं, मतलब ब्लड प्रेशर के मेडिसिन पे हैं, या पहले से वो दिल के मरीज हैं। अच्छा। वो लोग बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं जो ओवर 50 हैं और जिनकी कोमॉर्बिडिटी पहले से हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं और उनका इलाज भी मुश्किल हो रहा है। ठीक है। वो लोग जो अदरवाइज कंप्लीट हेल्दी हैं वो कम इफेक्ट होते हैं, या अगर इफेक्ट भी होते हैं तो वो चंद दिनों की ओरल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब जो टेक होम मैसेज आवाम के लिए है जो घर में, वो अपने बुज़ुर्गों की ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात करें। ठीक है। मेरे करीबी जानने वाले लोगों में से मैं जानता हूँ कि कोविड उनको पॉजिटिव हुआ, वो हेल्थ प्रोफेशनल थे, उन्होंने घर में अपने घर में जाके वो पूरी एहतियाती तदाबीर नहीं की और डेथ उनके वालिदैन की हुई। अच्छा, सही। तो जो आज बात मैं आपसे सही, बड़ी जबरदस्त बात आपने की शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो ये है कि अगर कोई जवान बंदा कोविड पॉजिटिव हो गया किसी वजह से, तो वो तो हो गया है, वो अपना इलाज करवाए, लेकिन अपने पेरेंट्स को, अपने दादी दादा को, अपने नानी नाना को, खाला फूफू को बचाए उससे। क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा डर जो मुझे लग रहा है, मैं चूँकि डायरेक्टली इस फील्ड का हूँ और सारा दिन ये पेशेंट देखता हूँ, तो मैं इंतहाई दर्द दिल से ये कह रहा हूँ कि हम लोग वो एहतियात नहीं कर रहे जो हमें करनी चाहिए। ये डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जो मतलब अगर किसी नौजवान को, यंगस्टर्स को या जो सेहतमंद लोग हैं उनको हो भी जाता है कोरोना, तो वो शायद अपील नहीं करते हैं, लेकिन जो घर में जो लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग ख़ास तौर पर, उनके लिए एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो तो शायद ठीक हो जाएंगे, लेकिन बुजुर्ग जो है वो उसमें सर्वाइव ना कर पाए। देखिए, मैं फिर वही बात बता रहा हूँ कि वो लोग जो ऑलरेडी किसी न किसी बीमारी का शिकार है या ऑलरेडी दवाइयाँ खा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोन है कोरोना के लिए। अच्छा, इस वक्त डॉक्टर साहब फिर ये कि ख़ास तौर पर बुजुर्गों के लिए फिर हमें ऐसी खुराक का भी अब एहतमाम करना ज़रूरी हो गया कि जो हेल्दी हो, जिससे उनकी मुदाफ़ियत बढ़ती रहे। देखें जी, हेल्दी डाइट जो है ना, वो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन आसान लफ्ज़ों में ये है कि ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां और कम घी वाली खुराकें जो हैं वो सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो बात आपने इसके हवाले से, कोरोना के हवाले से बता दी। और अस्थमा में अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए किस किस्म की खुराक होनी चाहिए? देखिए जी, आजकल आपका बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है कि आजकल हमारे यहाँ अस्थमा पीक पे है। ठीक है। क्योंकि आजकल फूल मौसम बाहर शुरू हो चुका है, फूल और पत्ते उग रहे हैं, घास के भी और बाकी भी, और इस तरह पोलन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और
पोलन लेवल जो ही बढ़ता है तो अस्थमा जो है एलर्जिक अस्थमा वो बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो एक तो आजकल अल्लाह ताला ने हमारी पूरी दुनिया को और हमारे मुल्क को भी मास्क पहनवा दिए। बिल्कुल सही। तो जब से मैं डॉक्टर बना हूँ ये पढ़ते आए हैं कि जी आप अगर मास्क पहन लें तो आप 50% एलर्जी से बच जाते हैं। ठीक है। तो आजकल हर कोई मास्क पहन रहा है, तो इस तरह वो 50% कवरेज तो उन्हें मास्क से होगी। ठीक है। बाकी 50% कवरेज जो है वो लोग जो पोलन एलर्जिक हैं वो उन एरियाज में ना जाएं जहाँ पोलन दें, या जिनके घरों में लॉन्स में फूल लगे हुए हैं, ज़्यादा घास है वगैरह वगैरह, तो वो बाहर ना जाएं, कमरे के हद तक रहें। इसी तरह बहुत सारे लोगों को खुशबू की एलर्जी है, सही, मुख्तलिफ परफ्यूम्स की, वो उनसे अवॉइड करें। ठीक है। और जिन लोगों को स्मोक से एलर्जी है वो स्मोक से परहेज करें। कुछ को डस्ट से एलर्जी है, आजकल डस्ट उतनी नहीं है लेकिन डस्ट के सीज़न में वो डस्ट से भी परहेज करें। और सबसे बड़ी बात ये कि वो उसके लिए जो ज़रूरी अद्वियात हैं उनकी एलर्जी को ख़त्म करने के और लंग्स की इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल में रखने के लिए उनको रेगुलर यूज़ करें। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़, दो इसमें बातें निकल आई हैं। एक तो मैंने खुराक के हवाले से आपसे बात की थी कि जिन्हें अस्थमा है तो देखें अस्थमा में खुराक का रोल जो है वो उतना ही है जितना एलर्जी का। ठीक है। तो जिन लोगों को किसी खुराक से एलर्जी होती है वो बहुत सारे लोग खुद अपने इस्तेमाल से इन्फॉर्म हो चुके होते हैं। किसी को दही से है, किसी को केले से है, किसी को ठंडी चीज़ से है। अच्छा, ठीक। तो वो मुख्तलिफ चीज़ों से जो लोग जिनको फूड से एलर्जी होती है वो दमे वालों को आमतौर पे खुद पता होता है। कुछ को नट्स से होती है, कुछ लोगों को सीरियल से है, तो वो पता होता है। लेकिन अगर वो फिर भी चेक करवाना चाहें कि उन्हें फूड में से किस किस चीज़ से एलर्जी है, तो NIH हमारा इस्लामाबाद चक शहजाद में एक अदारा है, बिल्कुल ठीक। वहाँ पे एलर्जी टेस्ट हो जाते हैं कि आपको पता चल जाता है कि आपको किस किस चीज़ से एलर्जी है, आप उन खुराकों से एहतियात कर लें। अच्छा, और डॉक्टर साहब ये तो हो गई खुराक के हवाले से बात आपने की, और दूसरी जो चीज़ है वो है जैसे अभी आप ये बात करें तंबाकू नोशी के अलावा शीशा था, अब उसके अलावा कंपनीज़ ने वो निकोटीन पैकेट दे दिए हैं, वो चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं, या इलेक्ट्रिक जो सिगरेट हैं वो आने शुरू हो गए जिसके अंदर केमिकल्स हैं। तो ये आप समझ लें कि ये शायद उस तंबाकू से भी ज़्यादा नुकसानदेह होंगे। इसके बारे में क्या कहें? देखिए जी, बात ये है कुदरत ने हमारे फेफड़ों को बनाया है सिंपल हवा के लिए। ठीक है। और हवा के फेफड़े तक पहुंचने से पहले भी अल्लाह की ज़ात ने मुख्तलिफ फ़िल्टर्स हमारे जिस्म में लगाए हैं। जो नाक के अंदर फ़िल्टर हैं, गले के अंदर ऐसे फ़िल्टर्स हैं जो हमारी गैर ज़रूरी चीज़ों को फेफड़ों तक नहीं पहुंचने देते। ठीक है। ये तो है नेचर का अपना एक निज़ाम। जब हम नेचर के निज़ाम को डिस्टर्ब करके ज़बरदस्ती फेफड़ों तक कोई चीज़ पहुंचाते हैं, सही पहुंचाएंगे या पहुंचाते हैं जिसको कुदरत ने रोका है, तो ज़ाहिर बात है वो डेंजरस है, वो इंजूरियस है। सही। रही बात ये कि किसको कितना नुकसान पहुंचता है, कुछ के लिए सिगरेट 2 साल में ही जानलेवा बन जाते हैं, तो किसी के लिए 50 साल सिगरेट भी उतना नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन बेहतर ये कि ना ही किया जाए। मैन टू मैन वेरी तो कर सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि बुरा काम है, बुरे काम से बचना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे रियासत हॉस्पिटल में जो ख़ासतौर पर अस्थमा के हवाले से हमने बात की, अगर कोई पेशेंट डायग्नोज होता है तो उसके लिए फिर क्या क्या सहूलियात हैं? देखिए जी, बेसिकली अस्थमा का पेशेंट जब आता है तो उसके आगे स्टेजेस होते हैं। ठीक है। कि वो किस स्टेज का है, वो किस स्टेज पे मैनेज हो सकता है। अस्थमा में एक स्टेज वो आती है कि जिसमें बंदे को मजबूरन ऑक्सीजन भी लगाना पड़ती है, उसको इंजेक्शन भी देना पड़ते हैं, उसको नेबुलाइज भी करना पड़ता है। वो फेज़ हो जाती है जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है। रूटीन में जो मरीज़ होते हैं अस्थमा के, जो आउटडोर मैनेज वाले होते हैं, वो आम तौर पे उनको नेबुलाइज करवा दिया जाता है और उसके बाद उन्हें खाने के लिए दवाइयाँ या कुछ इनहेलेशन के लिए दवाइयाँ होती हैं जो दे दी जाती हैं और उनसे उनका निज़ाम बेहतरीन चलता है। बिल्कुल। तो रियासत अस्पताल में अगर कोई पेशेंट आता है जो
स्टेटस एस्थमेटिकस का है तो उसको भी हम ट्रीट करते हैं। ठीक है। अगर उसको सीवियर साथ ब्रोंकाइटिस या निमोनिया या वो, तो भी हमारे पास एडमिशन की और हर किस्म के डिफ़िकल्ट मेडिकल कंडीशन को हम डील करते हैं। ठीक है। आउटडोर में भी और इंडोर में। बिल्कुल सही। यहाँ पे हमारे पास स्पेशलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं इस हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, निमोनिया में मतलब जैसे को कि ऐसा भी होता है कि अगर जैसा वो लास्ट टाइम भी हमने एक प्रोग्राम में बात की थी कि कुछ पार्ट्स जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में हैं, जैसे दो हैं, किडनी के हवाले से बात होती है, नाक कान आँखों के हवाले से होती है, तो इसी तरह फेफड़े भी अगर एक डैमेज हो जाए तो दूसरा वो प्रॉपरली उसको रिप्लेस कर सकता है, वो चलता रहता है। देखिए जी, सवाल ये है कि जब एक मुकम्मल डैमेज हो जाए, फर्ज किया जाए किसी वजह से निकाल दिया जाए पूरे का पूरा, तो तब भी दूसरे से आप जिंदगी के नॉर्मल रूटीन ठीक है गुजार सकते हो। लेकिन आप स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकते, आप बहुत जोर वाला काम नहीं कर सकते, आप भाग नहीं सकते। ठीक है। लेकिन आप रूटीन की डेली लाइफ एक फेफड़े से बहुत आसानी से गुजार सकते हैं, कोई ऐसी बात। बिल्कुल सही है। अब सर आ जाते हैं कि इसकी मेन कॉजेज़, जैसे तो मतलब तंबाकू नोशी और दीगर चीज़ें तो हैं, या पोलन एलर्जी है, लेकिन कुछ लोगों में इस चीज़ों से हट के भी अस्थमा की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके पीछे क्या वजूहत होगी? पोल्यूशन वगैरह या कुछ और चीज़ें? देखें जी, अस्थमा की एक तो वो अस्थमा है जो आपको कंजेनिटल है, आपको फैमिली से मिला, आपके पेरेंट्स को अस्थमा था। अच्छा, मरूसी। तो मरूसी है। ठीक है। अब मरूसी अस्थमा जो है उसके लिए ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई ट्रिगरिंग काज हो, वो तो जिनको है उनको होगा। ठीक है। जिनको कंजेनिटल है तो वो सारा साल भी रह सकता है। ठीक है। और कुछ वो है जो गर्मी या सर्दी के साथ रिलेटेड है। ठीक है। अब कंजेनिटल अस्थमा में भी आगे ट्रिगरिंग साइंस आ सकते हैं, किसी को डस्ट से है, किसी को पोलन से है, किसी को कोल्ड से है, किसी को स्मोक से है, किसी को स्मैग से है, मुख्तलिफ चीज़ों से हो सकता है। ठीक है। कि बुनियादी तौर पे वो लोग जो पहले से प्रोन है अस्थमा के लिए, उन्हीं पे ये एलर्जीज भी ज़्यादा इफेक्ट। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आखिर में हमारे देखने वालों के लिए ख़ासतौर पर कोरोना के हवाले से और अस्थमा के हवाले से कुछ शॉर्ट मैसेज आप देना चाहें? देखें जी, मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोरोना के वजूद को तस्लीम करें। ठीक है। कोरोना है और है सही, और बहुत ख़तरनाक बीमारी है, बहुत ख़तरनाक बीमारी है। ये किसी को भी अफेक्ट कर सकती है और ये जानलेवा हो सकती है, स्पेशली जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो 60+ हैं और किसी न किसी दवाई का सहारा ले रहे हैं, उनको ज़रूर बचाएं, ख़ुद भी बचें, अपने पेरेंट्स को भी। बिल्कुल सही होगा जी। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने इस चीज़ में इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हमें ख़ास तौर पर ये चीज़ बताई कि अपने जो घर वाले हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनकी खुराक को बेहतर करें, अपनी खुराक को भी बेहतर करें, और इसमें अद्वियात से ज़्यादा अहम चीज़, कोई भी मर्ज़ है, चाहे वो कोरोना है या कोई भी मर्ज़ है, उसमें अद्वियात से ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो एहतियात है। और रियासत अस्पताल मीरपुर में इस हवाले से बहुत अच्छी यहाँ पर सहूलियात मौजूद हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको अस्थमा का कोई प्रॉब्लम है या आप समझते हैं कि खुदा न खास्ता कोरोना की कोई शिकायत है, तो आप ज़रूर रियासत अस्पताल मीरपुर यहाँ पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और ये आप साथ में कॉन्टैक्ट नंबर्स भी देख रहे हैं, इन नंबर्स पर आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, इन नंबर्स से आप मालूमात भी ले सकते हैं। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।